वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कोड स्टेटमेंट्स। पिछले क्लास में मैंने यहीं पर अपने लेक्चर को एंड किया था। आप पिछला हमारा वीडियो देखिएगा। उसमें थोड़ा साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि साउंड की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो और आपको आवाज़ सुनाई दे। तो कोड स्टेटमेंट्स हम शुरू कर रहे हैं। तो कोड स्टेटमेंट होता क्या है? तो द मेथड इनसाइड क्लासेस कंटेन्स फंक्शनैलिटी डिफाइंड थ्रू वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ द कोड। एग्जाम्पल system.out.println स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द गिवन आउटपुट ऑन द टर्मिनल विंडो। मीन्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यहाँ विंडो में दिया हुआ है, इस प्रोग्राम स्मॉल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये जो लाइन है, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? कमेंट। ये हमारा स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में, तो ये कमेंट लाइन है। मतलब ये सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि ये प्रोग्राम हमारा किस पर्पस के लिए लिखा गया है। तो प्रोग्राम है hello world डॉट जावा। देन यहाँ पर हमने एक क्लास डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड का। देन इसके अंदर फिर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन है जो हमारा ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है, कॉल होता है जेवीएम के थ्रू। ये डिफाइंड है और इसके अंदर ये वाला जो इसका ओपन और क्लोज करली ब्रेस के बीच में जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कोड स्टेटमेंट। यानी कि इस ओपन और क्लोज करली ब्रेस या फिर किसी भी मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, जो एग्जीक्यूट होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं एग्जीक्यूशन में, उनको हम बोलते हैं कोड स्टेटमेंट, जो मेनली कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हों। तो ये था हमारा कोड स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट्स विच आर रिटेन विद इन सम फंक्शंस एंड परफॉर्म सम ऑपरेशंस इन द प्रोग्राम आर कॉल्ड कोड स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके आगे क्या है। जावा फंडामेंटल्स हैं। जावा फंडामेंटल्स ऑलरेडी आपको पता होगा क्या क्या होता है। तो जावा प्रोग्राम हमारे बहुत सारे चीज़ों से मिलकर, बहुत मेनी थिंग्स से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर हम अगर बात करें तो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं। ये सारे टर्म्स मिलकर एक प्रोग्राम, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जावा का तैयार होता है, जिसमें सबसे पहला चीज़ यहाँ पर दिया है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या है? तो कैरेक्टर सेट एक यूनिकोड कैरेक्टर सेट जावा फॉलो करता है। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड। इसका क्या मीनिंग है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल कोड। ठीक है। इसका क्या है? पहले हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में हमारे पास आस्काई कोड हुआ करता था, ASCII आस्काई कोड, जिसमें टोटल 20 से लेकर 255 तक के ही डिजिट्स थे और हर डिजिट्स को एक कैरेक्टर असाइन था। तो अब चूंकि इसमें हमारे पास सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर्स थे, सिंबल्स थे और डिजिट्स थे, इसके अलावा और कोई अदर लैंग्वेज के कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। बट जावा में क्या हुआ? यूनिकोड आया। यूनिकोड में क्या हुआ? ये 2 बाइट, ये आस्काई वैल्यू कितना बाइट लेता था? 1 बाइट। 1 बाइट यानी कि टोटल 8 बिट। 8 बिट 0 to 7। और यहाँ पर यूनिकोड कितना लेता है? 2 बाइट। 2 बाइट यानी टोटल 16 बिट। तो इसमें हमारे पास एक बहुत लार्ज स्केल मिल जाता है नंबर्स का। और हम इसमें इंग्लिश के अलावा बाकी के दूसरे लैंग्वेजेस जो अराउंड द वर्ल्ड यूज होते हैं, उनको भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हिंदी हो गया, अरबिक हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, और एनी डिफरेंट और एनी अदर लैंग्वेजेस। तो ये हमारा जावा क्या है? सभी तरह के लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यानी कि इसमें हम अगर कोई प्रोग्राम को डेवलप करते हैं या कोई एप्लीकेशन तैयार करते हैं, तो वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर हमारे हर तरह के लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, सभी लैंग्वेजेस को। ठीक है। और अगर हम यही सी और सी प्लस प्लस में करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या है? तो सच वर्ड्स विच मीनिंग is already defined to the compiler। यानी कि कीवर्ड्स आर वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग एसोसिएटेड विद देम। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ कि हर वर्ड के कुछ न कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड होते हैं किसमें? जावा के कंपाइलर में। हम उन वर्ड्स को सिर्फ यूज करते हैं जब हमको उनका यूज होता है किसी भी सिचुएशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफॉल्ट है, इफ है, प्रोटेक्टेड है, ब्रेक है, प्राइवेट है, दिस है, बुलियन है, डू है। इसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स आप ऑलरेडी यूज भी किए होंगे। जैसे इफ स्टेटमेंट यूज किए थे इफ के लिए, कंडीशन टेस्टिंग करने के लिए।
ब्रेक आपको किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से या ब्लॉक से कंपाइलर को बाहर करने के लिए, एग्जीक्यूशन को रोक कर और उस ब्लॉक से बाहर करने के लिए। इसी तरह हमने यूज किया हुआ कैर, इंट, फ्लॉट, ये सब हमने क्यों यूज किया है? डिफाइन करने के लिए वेरिएबल्स। तो इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होता है, हम उनको सिर्फ यूज करते हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इन द प्रोग्राम। ठीक है। अब कीवर्ड्स को हम कभी भी एज ए आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों हम एज ए आइडेंटिफायर? मतलब हम इसको कभी भी हम वेरिएबल नेम में या क्लास नेम में या मेथड नेम में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, सपोज हमने अगर कोई एक वेरिएबल बनाया इंट ए, तो ए हमारा एक ए नाम से एक वेरिएबल एक मेमोरी रिजर्व हो जाता है। लेकिन यही अगर हमने लिख दिया इंट कैर, तो इस केस में क्या होगा? कंपाइलर कंफ्यूज हो जाए कि ये कैर मेमोरी का नाम है और क्या कहते हैं, इस ये यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर कंपाइलर क्या जनरेट कर देगा? एरर जनरेट कर देगा। तो इसीलिए हम कभी भी कीवर्ड्स को एज ए हम वेरिएबल एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विथ वैल्यूज। वर्किंग विथ वैल्यूज क्या है? तो वैल्यू के साथ कैसे हम टास्क परफॉर्म करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में होगा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, पहले का हुआ है किया हुआ है, जूम कर। हाँ, तो क्या है यहाँ पर सबसे पहला अगर हम आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग विथ वैल्यूज में लिटरल्स हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? तो लिटरल्स आर वैल्यूज। वैल्यूज क्या? तो सच वैल्यूज विच आर स्टोर्ड इन अ गिवन मेमोरी लोकेशन। लिटरल्स क्या है? तो वैल्यूज हैं विच आर स्टोर्ड इन अ गिवन मेमोरी लोकेशन, और वी कैन से दे आर कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, देन दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर लिटरल, जैसे हमने कोई मेमोरी बनाया INT n, तो इस n नाम का जो मेमोरी रिजर्व होगा n नाम से, इस मेमोरी में हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप होगा। जैसे 5, 9, 21, इस तरह से कोई भी अगर हम डेटा इसमें स्टोर करते हैं तो ये सारे इंटीजर वैल्यू है। तो यानी कि ये इंटीजर लिटरल्स हैं, है ना, यानी कि नंबर्स विदाउट डेसिमल। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या हुए? नंबर्स विथ डेसिमल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल 2.63, 9.00, ये भी है हमारा 9.74। इस तरह के नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स यानी कि वैल्यूज। ठीक है। बुलियन लिटरल्स क्या है? ट्रू और फॉल्स। इसी तरह कैरेक्टर लिटरल जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा और सिंगल कैरेक्टर होगा। अब सिंगल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है आपका, ये भी हमारा एक कैरेक्टर है। ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये हमारा अगर ये है तो ये भी हमारा एक कैरेक्टर है। अगर हम इसके अंदर एक स्पेस देते हैं तो ये भी हमारा कैरेक्टर है। इसके अंदर हम अगर कैपिटल ए लिखते हैं तो ये भी एक कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर लिटरल्स। इसी तरह स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है? तो स्ट्रिंग लिटरल्स जो डबल कोट के अंदर होते हैं। डबल कोट के अंदर जैसे हमने ये लिख दिया तो स्ट्रिंग लिटरल्स है। इसके अंदर हमने ये लिख दिया, वर्ल्ड लिख दिया, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स है। तो इस तरह से स्ट्रिंग लिटरल्स विद इन द डबल कोट होता है। अब स्ट्रिंग लिटरल्स में हमारा कोई डिजिट भी आ सकता है, जैसे 1 2 3 123। तो ये स्ट्रिंग है, इसके साथ हम मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा, क्योंकि विदाउट डबल विथ डबल कोट। देन नल लिटरल्स आपका जनरली वॉइड जो डेटा टाइप है उसमें यूज होता है, वो हमारे नल वैल्यू को स्टोर करता है। तो नल लिटरल्स। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या है? तो आइडेंटिफायर्स ऑलरेडी आपको पता भी होगा और हम फिर से आपको बताते हैं आइडेंटिफायर्स क्या है। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम which are given to by the programmer to various program units of Java। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कोई मेमोरी क्रिएट करते हैं, कोई मेमोरी हमने क्रिएट किया INT n, तो यहाँ पर ये n क्या है? लिटरल आइडेंटिफायर है। कैसे आइडेंटिफायर है? जैसे कोई मेमोरी बनेगा और उस मेमोरी का नाम क्या हो जाएगा? n, यानी कि इस मेमोरी को कभी भी हमको एक्सेस करना होगा तो इसी n के थ्रू एक्सेस होगा, है ना। तो ये इस मेमोरी का क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफायर हुआ, क्योंकि इस मेमोरी को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जब भी एक्सेस करना होगा तो हमको इस n को, इस नाम को यूज करना होगा। तो कोई भी नाम जो प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्रामिंग में, है ना,
देता है किस चीज के लिए, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी चीज को एक्सेस करने के लिए बाद में, तो उस नाम को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हम वेरिएबल नेम बनाया हमने, तो वेरिएबल नेम क्या है, आइडेंटिफायर है वेरिएबल नेम, जैसे यहाँ पर n। इसी तरह मेथड नेम भी यूजर डिफाइंड होता है, ये भी आइडेंटिफायर है। क्लास नेम हम जो डिफाइन करते हैं, क्लास का जो नाम होता है, चाहे हम डिफाइन किया जो पहले से प्री डिफाइंड है, वो भी आइडेंटिफायर। प्री डिफाइंड क्या है, किसी ने तो उसको डिफाइन किया हुआ, डेवलपर ने, तो उसने वो क्या किया, वो एक नाम गिवन करके दे दिया है, आपको नाम दे दिया है कि उस नाम को आप यूज करके क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास को। इसी तरह पैकेज, इंटरफेस एक्सेट्रा, ये सब चीज को जो भी हम नाम देते हैं वो नाम हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं, तो आइडेंटिफायर्स कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर कैरेक्टर। यानी कि जो आइडेंटिफायर हम डिफाइन करेंगे उसमें हम या तो अल्फाबेट्स यूज करेंगे, यानी कि A to Z, स्मॉल और कैपिटल, है ना, स्मॉल और कैपिटल। एक चीज याद रखना है कि हमारा ये जो है केस सेंसिटिव जावा है। केस सेंसिटिव मतलब ये डिफरेंशिएट करता है स्मॉल ए और कैपिटल ए में, इसके लिए स्मॉल ए अलग कैरेक्टर है और कैपिटल ए अलग कैरेक्टर है। तो कभी भी हम अगर ऐसा करें कि एक मेमोरी हमने बनाया इंट ए और हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस मेमोरी लोकेशन में ये डेटा स्टोर है। इस केस में यहाँ एरर आ जाएगा। एरर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड ए, नॉट डिफाइंड ए, यानी कि ए नाम से तो कोई मेमोरी ही नहीं है, उसके लिए स्मॉल ए नाम से एक मेमोरी है, कैपिटल ए से कोई मेमोरी नहीं है। तो यहाँ एरर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर, एरर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि हमारे आइडेंटिफायर्स में अल्फाबेट्स, डिजिट, अल्फाबेट्स यानी A to Z, डिजिट्स यानी 0 to 9 तक का कॉम्बिनेशन, इसके अलावा अंडरस्कोर बेस में जो डैश होता है, और डॉलर साइन को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बुलियन, दे मस्ट नॉट बी कीवर्ड और बुलियन लिटरल्स और नॉन लिटरल्स। क्या कह रहा है कि कभी भी हम लिटरल नेम में कभी भी किसी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी मैंने कीवर्ड का समय बताया। बुलियन लिटरल्स यूज नहीं कर सकते, बुलियन लिटरल्स यानी कि ट्रू और फॉल्स, कभी भी हम इस तरह का मेमोरी नहीं बना सकते हैं कि इंट एक मेमोरी का नाम ट्रू है, तो ये क्या हो गया, ये बुलियन लिटरल है। तो यहाँ एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये ट्रू का एक मीनिंग है, एक स्पेसिफिक मीनिंग डिफाइंड है जावा के अंदर, कंपाइलर के अंदर, और हम इस मीनिंग को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको बता रहे हैं कि नहीं, ये ट्रू नाम का एक मेमोरी लोकेशन है, ना कि ये वैल्यू है। जबकि जावा कंपाइलर में क्या है, ये ट्रू नाम का एक वैल्यू है, बुलियन वैल्यू। सो ये हमारा एरर हो जाएगा। तो कभी भी हम किसी कीवर्ड, बुलियन लिटरल्स या नल को भी हम नहीं यूज कर सकते हैं, ये भी हम नहीं यूज कर सकते हैं एज ए मेमोरी नेम, ठीक है, एज ए आइडेंटिफायर। फिर बिगिन विथ अ डिजिट, दे मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट, मतलब कभी भी किसी आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होगा। मतलब हम n1 डिफाइन कर सकते हैं, n अंडरस्कोर 1 डिफाइन कर सकते हैं, n डॉलर 23 डिफाइन कर सकते हैं, डॉलर 43 डिफाइन कर सकते हैं, n या फिर XYZ डिफाइन कर सकते हैं। बट कभी भी हम अगर हमने लिखा 2n डॉलर या 2n, ये सब क्या है, ये सब हमारा अलाउड नहीं होगा, ये एरर होगा, ठीक है। तो कभी भी वेरिएबल नेम में हम या आइडेंटिफायर नेम में हम कभी भी पहला डिजिट को, हम पहला कैरेक्टर को डिजिट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम कह रहे वही कि केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अपर और लोअर केस में ईगो को ये डिफरेंटली ट्रीट करता है, अपर केस और लोअर केस को ये डिफरेंटली ट्रीट करता है। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है हमारा वेरिएबल। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए आइडेंटिफायर के, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स आर दोज मेमोरी लोकेशंस व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू, यानी कि वेरिएबल्स आर द वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैसे मेमोरी लोकेशंस होते हैं which holds a data value of a particular data type। वेरिएबल्स क्या है, मेमोरी लोकेशन होता है जो कि पर्टिकुलर डेटा टाइप को होल्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बोलें कि हमने एक डिफाइन किया INTN, यानी कि एक मेमोरी बना किस नाम का, n नाम का, और इस मेमोरी में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, हमेशा इंटीजर डेटा स्टोर होगा, ऑलवेज किस तरह का डेटा स्टोर होगा, इंटीजर। इसी तरह अगर हमने लिखा फ्लॉट f, यानी कि एक f नाम का मेमोरी बनेगा और इसमें हमेशा किस तरह का डेटा स्टोर होगा, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमारा जो होगा, ठीक है, वो डेटा हमारा हमेशा स्टोर होगा इसमें,
ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने का सिंटेक्स यहाँ पर ऑलरेडी पहले टाइप देना, टाइप यानी कि डेटा टाइप्स, और फिर वो नेम जो आप नेम डिफाइन करिए। ये नेम क्या होगा, ये आइडेंटिफायर्स होंगे। ये क्या होंगे, ये आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको इरेज कर देते हैं, ये पहले का लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जूम कर लें। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, एग्जांपल्स हैं। जैसे डबल टाइप का है, दो वेरिएबल सैलरी और वेज। हम एक डेटा टाइप का यूज करके मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा इंट n1, n2, n3। इस तरह से हम क्या किए, यहाँ पर 3 इंटीजर मेमोरी लोकेशन डिफाइन किए। ठीक है, 3 इंटीजर मेमोरी लोकेशन, एक है हमारा n1, एक है n2, एक है n3। ठीक है, और ये तीनों का टाइप क्या है, तो इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेमोरी डिफाइन कर सकते हैं सिंगल डेटा टाइप यूज करके मल्टीपल मेमोरी लोकेशन। देन कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट आर सच मेमोरी लोकेशंस और सच मेमोरी वैल्यू विच वैल्यू इज फिक्स्ड। मतलब कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट नेम्ड वैल्यू दैट रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट एन इंटायर प्रोग्राम। यानी कांस्टेंट वैसे मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिनका वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स होता है, उनके वैल्यू को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे वेरिएबल के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, बट कांस्टेंट के वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कांस्टेंट हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो कांस्टेंट डिफाइन करने का जो सिंटेक्स है, सबसे पहले आपको लिखना होगा फाइनल। यहाँ पर फाइनल कीवर्ड यूज होता है टू क्रिएट अ कांस्टेंट टर्म। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हुआ, डेटा टाइप, यानी कि जिस डेटा टाइप का आपको मेमोरी बनाना है वो टाइप। देन मेमोरी नेम, मेमोरी नेम आइडेंटिफायर होगा, यानी कि आपको बताना होगा कौन सा नाम देना है। देन इज इक्वल टू में वैल्यू, ये बहुत जरूरी है, वैल्यू देना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो मेमोरी बना रहे हैं उस मेमोरी को फिक्स करने वाले हैं विद सम वैल्यू। तो अब अगर वैल्यू आप नहीं दीजिएगा तो एरर जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि इस मेमोरी को हम किस वैल्यू के साथ फिक्स करें। तो वैल्यू देना कंपलसरी हो जाता है अगर आपने ये फाइनल कीवर्ड यूज कर दिया। फाइनल कीवर्ड यूज करने का मतलब ही है कि आप जो मेमोरी बनाने वाले हैं कांस्टेंट मेमोरी बनाने वाले हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हम एक इंटीजर कांस्टेंट मेमोरी बनाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे फाइनल, देन डेटा टाइप हो जाएगा इंट, मेमोरी लोकेशन हम कोई x ले लिए और इसमें वैल्यू दे दिए 5। तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन डिफाइन करेगा जिसका आइडेंटिफायर हो जाएगा x, टाइप हो जाएगा इंटीजर, और किस टाइप का इंटीजर, तो कांस्टेंट इंटीजर, कांस्टेंट इंटीजर, और इसमें वैल्यू क्या फिक्स हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको वैल्यू, इस वैल्यू को अगर हम कहीं चेंज करने की कोशिश करेंगे, जब x इज इक्वल टू 10 करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एरर जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन है, इसके वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि ये n1 n2 और n3 जो था, इसको कभी भी हम n1 इज इक्वल टू 5 कर दिए तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। फिर हम n1 इज इक्वल टू किसी लोकेशन पे 23 कर दिए तो इसका वैल्यू 23 हो जाएगा। तो हम इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो टर्म है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो डेटा टाइप्स सच टर्म्स हैं जिन मतलब सच कीवर्ड्स हैं जिनका यूज हम किस लिए करते हैं, टू डिफाइन द टाइप ऑफ द गिवन मेमोरी लोकेशंस। इनका यूज किस लिए होता है, मेमोरी लोकेशंस के टाइप को डिफाइन करने के लिए टाइप को डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो जो मेमोरी आप रिजर्व करने जा रहे हैं उस मेमोरी में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। अब डेटा टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आप यहाँ पर भी देखिएगा। तो डेटा टाइप्स को आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव को रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, तो रेफरेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा साउंड आ गया। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि ये वैसे डेटा टाइप्स होते हैं जो इतने एबल होते हैं कि वो मेमोरी को क्रिएट करके उसके टाइप को डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, अपने आप में इतने सेल्फ इनके पास कैपेसिटी होता है कि किसी भी मेमोरी को डिफाइन करके उसके टाइप, मेमोरी को क्रिएट करके उसके टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिएगा दो टाइप दिया गया है, प्रिमिटिव और रेफरेंस। प्रिमिटिव आर द बेसिक डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज आर नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर डेटा टाइप। ये किसी दूसरे डेटा टाइप पर बेस्ड नहीं होते हैं, ये सेल्फ कैपेबल होते हैं मेमोरी को डिफाइन करने के लिए और मेमोरी के टाइप को डिफाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है दो तरह के प्रिमिटिव में, एक न्यूमरिक और एक नॉन न्यूमरिक। नॉन न्यूमरिक में बुलियन आएगा जो ट्रू और फॉल्स करता है, और न्यूमरिक में बाकी सारे आ जाएंगे, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल। लेकिन यही जब हम रेफरेंस डेटा टाइप में जाएंगे तो हमारे पास तीन तरह के मिलते हैं, क्लासेज, इंटरफेस और एरे। अब क्लास जब आप डिफाइन करते हैं तो क्लास अगर हमने लिख दिया क्लास XYZ और हमने इसको ओपन करके और इसको क्लोज कर दिया तो ये कोई मेमोरी लोकेशन नहीं बनाएगा, कुछ नहीं रिजर्व किया, बिकॉज इसके अंदर कुछ नहीं डिफाइन किए। तो इसके अंदर हमको क्या लिखना होगा, इंट N1 N2 इस तरह से, या फ्लॉट, ठीक है, X, Y या फिर डबल। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इसके पास कोई मेमोरी लोकेशन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये हमारा जो क्लास है ये किस पर डिपेंड है, ये इन मेमोरी लोकेशन पे किस पर डिपेंड हो रहा है, तो ये डिपेंड है हमारा, ठीक है, किस पर डिपेंड है, प्रिमिटिव डेटा टाइप पर। यानी कि ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, रेफरेंस, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रिमिटिव। ठीक है, यानी कि ये किस पर डिपेंड हो रहा है, हमारा रेफरेंस डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर डिपेंड होते हैं। इसी तरह इंटरफेस और एरेज भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं और कौन कौन से टर्म है। नेक्स्ट टर्म हमारा, अब नेक्स्ट टर्म हम देखिए तो यहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में ही बताया गया है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, तो इंटीजर, न्यूमरिक, इंटीजर, शॉर्ट, बुलियन, ठीक है, कैर, फ्लॉट, बाइट, ये सब हमारे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इसमें इनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। न्यूमरिक में आ जाएगा बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, फ्लॉटिंग में डबल और फ्लॉट आएगा, कैरेक्टर में कैर आएगा, बुलियन में बुलियन ही आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस में डेटा टाइप में आपको हम ऑलरेडी बता ही दिए ये क्या क्या आएगा, तो क्लास और इंटरफेस और क्या कहते हैं मेथड्स भी आएंगे, और ये हमारा एरे। एरे देखिए यहाँ एरे का है एग्जांपल दिया, एरे का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एरे कैसे हम बनाते हैं, तो एरे हम एक मेमोरी बनाते हैं, उसमें हम ये अगर हम सिर्फ इंट ए लिखकर छोड़ दें तो ये एक मेमोरी रिजर्व करेगा सिर्फ। और यही अगर हम चाहते हैं कि इसी एक नाम के अंदर मल्टीपल मेमोरी लोकेशन स्टोर हो जाए तो हमको यहाँ पर देना होगा 10। तो ये क्या करेगा, इस एक मेमोरी के अंदर 10 मेमोरी लोकेशन स्टोर कर देगा इस तरह से। ठीक है ना, तो ये 10 मेमोरी, 10 का टाइप क्या होगा, तो ये हमारा ये जो इंटी है ये हमको बता रहा है कि ये 10 का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि फिर से एरे हमारा किस पर डिपेंड हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप पर। तो एरे इस तरह से हमारा डिफाइन होता है। इसमें ये क्या होता है, हर बॉक्स का एक इंडेक्स वैल्यू होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। मतलब इस इंडेक्स का, इसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 तक ही जाएगा, ये लास्ट वाला नहीं होगा। क्यों, 0 to 9, क्योंकि इसका साइज कितना है 10। तो साइज जितना दीजिएगा उससे एक लेस देन चलेगा, क्यों, क्योंकि स्टार्ट होता है फ्रॉम 0। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा टाइप। इसके बाद है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ। तो ऑपरेटर्स आर सच सिंबल्स व्हिच आर परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशंस इन द प्रोग्राम, है ना, सम बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इनका यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ टर्म्स डिफाइंड है। अगर हम यहाँ ऑपरेटर का बात करें, ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ये पहले का जो टर्म लिखा हुआ है इसको आपको समझाने के लिए। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है यहाँ पर, तो ऑपरेटर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। ऑपरेटर्स में शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं कि यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी में वैसे ऑपरेटर्स आते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं। बाइनरी में वैसे ऑपरेटर्स आते हैं जिनको किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। और टर्नरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो 3 ऑपरेंड्स का यूज करते हैं। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर होता क्या है, तो जैसे हमने अगर बात किया 5 +
2, तो यहाँ पर 5 और 2 क्या हो गया, ऑपरेंड्स, और ये प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स के साथ कोई ना कोई बेसिक ऑपरेशन, जैसे यहाँ पर कौन सा बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस एग्जांपल में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स बेसिक किसी न किसी बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है विथ ऑपरेंड्स। अब यहाँ पर सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो जो मैथमेटिकल टर्म्स को परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्युलरिटी। तो क्या होता है मॉड्यूलस, तो ये क्या करता है, रिमाइंडर, ये क्वेसेंट और रिमाइंडर। देखिए तीन आपको पता होगा, प्लस, माइनस और स्टार। प्लस आपका किस लिए है, एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जैसे सपोज हमने लिखा 5/3, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको क्वेसेंट टर्म देगा। तो क्वेसेंट कितना आ जाएगा इसका, तो क्वेसेंट आ जाएगा 3। अगर हम इसको डिवाइड करके यहाँ आपको दिखा दें 3 5, तो 3 1 टाइम्स में यहाँ 3 आएगा, तो क्वेसेंट कितना आया 1, तो यहाँ इसका रिजल्ट आएगा 1। यही अगर हमने लिखा 5 mod 3, तो ये रिमाइंडर देगा, यानी कि ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म ये हमारा क्या देता है, क्वेसेंट, और ये हमारा क्या देता है, रिमाइंडर। तो जब भी रिमाइंडर निकालना हो तो हम परसेंट साइन को यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, ये सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5 और a प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, a के वैल्यू को सिंगल इंक्रीज करके a में ही स्टोर कर देगा। जैसे इसके बाद a का वैल्यू क्या हो जाएगा, नाउ value of a becomes 6, क्या हो जाएगा 6। इसी तरह अगर हमने a माइनस माइनस अगर किया होता तो वैल्यू ऑफ क्या हो जाता, वैल्यू ऑफ a becomes 4, क्या हो जाता, 5 से माइनस माइनस होकर 4, यानी कि a का ही वैल्यू चेंज होकर 6 और 4 हो रहा है। यानी कि a प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या कर रहा है, सिंगल ऑपरेंड के वैल्यू को सिंगल इंक्रीज और सिंगल डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, अब इसमें भी क्या है टर्म कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दो टर्म है। जैसे अगर हमने ए के पहले भी हम बाद में भी प्लस प्लस लगा सकते हैं और पहले भी प्लस प्लस लगा सकते हैं। अगर बाद में लगाते हैं तो ये हमारा पोस्टफिक्स होगा और पहले लगाते हैं तो ये प्रीफिक्स होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, तो पोस्टफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स में हमारा क्या होता है, ये अगर किसी इक्वेशन में इस तरह से हम लिखते हैं तो पहले a का वैल्यू पुट होगा देन इंक्रीज होगा, और इसमें क्या होगा, पहले a का वैल्यू इंक्रीज होगा देन इक्वेशन इनपुट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, तो इसमें क्या होगा, a का वैल्यू पहले यहाँ पुट होगा और फिर इंक्रीज करके a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और जो पुट हुआ वही असाइन होगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। लेकिन यही अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू प्लस प्लस a, तो क्या होगा, a का वैल्यू पहले इंक्रीज होगा यानी कि बिकम 6 एंड देन पुट होगा और वो 6 इसमें असाइन होगा, तो b का भी वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा, a भी 6 हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये पोस्ट और प्रीफिक्स में काम करता है। इसी तरह ये माइनस माइनस भी करेगा, ये भी क्या करेगा, पहले इंक्रीज डिक्रीज करेगा सिंगल, अगर पहले है तो पहले डिक्रीज करेगा फिर पुट करेगा, और बाद में है तो पहले पुट करेगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, जो रिलेशन बताते हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स हमारा ये बताता है किसी दो टर्म के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या है, ये टर्म हमारा क्या है, ट्रू, 5 क्या है, बड़ा है। इसी तरह अगर हमने लिखा 5 इज स्मॉलर देन ट्रू, तो ये क्या बताया, फॉल्स, यानी कि हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट आइदर ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। और इसके लिए हमारे पास ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जैसे हमने लिखा 5 नॉट इक्वल टू 6, तो ये हमारा टर्म क्या है, ट्रू। लेकिन अगर हमने लिखा 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये हमारा टर्म क्या है, फॉल्स। तो इस तरह से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। इसी तरह नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। ये सारे टर्म किस लिए हैं, रिलेशनल ऑपरेशंस को आपस में, दो या मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एंड का क्या काम है, तो एंड हमारा क्या करता है, जो दो रिलेशनल ऑपरेशंस को आपस में कनेक्ट करेगा। अब दो रिलेशनल ऑपरेशंस का आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स होगा, तो एंड कहता है कि इफ ऑल आर
ट्रू, मतलब ऑल दोनों तरफ के वैल्यू अगर ट्रू होंगे, ऑल आर ट्रू, देन क्या रिटर्न करेगा, देन इट सेंड या इट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। मतलब क्या हो गया कि अगर हमने लिखा एक 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी ट्रू और इसके बीच में लगा हुआ है एंड, तो ये टोटल कंप्लीट क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर हमने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन ट्रू एंड 5 इज स्मॉल ग्रेटर देन 7, तो ये हो गया हमारा ट्रू और ये हो गया हमारा फॉल्स, तो इसके बीच में है एंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स तो फॉल्स। इसी तरह और का क्या होता है, और कहता है कि एक भी ट्रू तो ट्रू, मतलब ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट नहीं कर सकते। इसमें क्या आता है कि इफ एनी ट्रू देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन 7, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, ट्रू, ये वाला टर्म क्या हो गया हमारा फॉल्स, और ये टोटल हमारा क्या, सॉरी यहाँ पर एंड नहीं होगा, यहाँ और होगा, ठीक है। तो और के लिए क्या होगा, ये टोटल एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन यही हम लिखे 5 इज स्मॉलर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन 7, तो ये हमारा फॉल्स, 5 स्मॉलर देन नहीं है, 5 ग्रेटर देन भी नहीं है, ये भी फॉल्स। तो इस बार दोनों फॉल्स हो गया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी कि दोनों को फॉल्स होने पर ही फॉल्स, एक भी ट्रू तो ट्रू, इसमें क्या कर रहा था, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यानी कि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स। तो इस तरह से नॉट ऑपरेटर क्या करता है, तो नॉट ऑपरेटर हमारा क्या करता है, सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने नॉट 5 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा, नॉट, यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 2 क्या है, ट्रू, अब ट्रू के पहले लगा हुआ है नॉट, यानी कि नॉट ट्रू, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यानी कि ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, और ये पहले लगता है, बिफोर द ऑपरेंड्स लगता है सिंगल ऑपरेंड के साथ, यानी कि ये भी यूनरी ऑपरेटर है। देन है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या है, तो शिफ्ट ऑपरेटर्स हमारा बाइनरी वैल्यू के साथ काम करता है, बाइनरी बिट्स के साथ। बाइनरी बिट्स के साथ कैसे काम करता है, जैसे ये हमारा राइट शिफ्ट है, ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज हमने लिखा 5 इज लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि 5 ये बाइनरी पर काम कर रहा है, 5 का बाइनरी क्या होगा 101, इसके पहले और भी 00 होंगे क्योंकि इसको 16 बिट तक लाना है ना। अब 2 लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट में जाएगा, तो ये 1 यहाँ उठकर यहाँ आ जाएगा, 2 बिट पीछे 0 1, और यहाँ पर 2 बिट और ऐड हो जाएगा, इधर सब 0 0 ही रहेगा। तो इसका पूरा टर्म क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हम टर्म देखें तो 1 2 4, यानी कि यहाँ आएगा 4 प्लस यहाँ जाएगा 8 16, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 20, यानी कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 का वैल्यू कितना होगा 20। ये हमने क्या किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसका डेसिमल वैल्यू हो जाता है 20। इसी तरह राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फिर है क्या, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स आपके वो भी बिट्स पर ही काम करते हैं। इसको अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 है, एंड और एक्सॉर नॉट, ये सब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये सब भी हमारा सेम एज वाइज करते हैं बिट पर। जैसे ये हमारे पास हमने दिया 5 एंड 4, तो 5 का बाइनरी वैल्यू 101, 4 का बाइनरी वैल्यू 100, इसके बीच में अगर एंड कर रहे हैं तो ये एंड क्या होता है, एक भी 0 तो 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 1, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 4, क्योंकि इसका डेसिमल वैल्यू होता है 4। इसी तरह एक्सॉर में क्या कहता है कि बोथ इनपुट्स आर सेम, एक्सॉर में क्या होता है कि बोथ इनपुट सेम, तो आउटपुट 0 और डिफरेंट तो आउटपुट 1, ठीक है। सेम इनपुट होगा तो हमारा 0 और अगर डिफरेंट इनपुट होगा तो 1। तो इस तरह से ये बाइनरी वैल्यू पर ये काम करता है, और भी वही उसी तरह से बाइनरी पर काम करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट 0 का 1 और 1 का 0 कर देगा। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, असाइन
assign value 5 into a मेमोरी, है ना, ए में हमको ये साइन कर देगा। तो ए नाम का एक मेमोरी होगा जिसमें हमारा ये 5 है साइन है। इसी तरह हमने लिखा ए इज इक्वल टू 5 प्लस 9, तो 5 प्लस 9 कितना 14, अरे सॉरी 5 प्लस 9 14, और ये 14 साइन हो जाएगा ए में, ठीक है। इसी में टर्नरी ऑपरेटर को भी यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, तो ये कंडीशन चेक करने के लिए होता है। जैसे हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमने लिखा 5 और यहाँ पर लिखा 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला वैल्यू है ना क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में, और अगर ये फॉल्स होगा तो कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्वेश्चन मार्क कॉलन के बाद वाला, ये कॉलन है, इस कॉलन के बाद वाला वैल्यू। तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, यहाँ पर 5 रिटर्न होगा क्योंकि ये ट्रू है। तो इसको हम किसी में असाइन भी कर सकते हैं, जैसे हमने b इज इक्वल टू लगा तो ये 5 इसमें जाकर असाइन हो जाएगा। यही अगर हमने लिखा होता कि b इज इक्वल टू 5 इज स्मॉलर देन 2 क्वेश्चन मार्क 5 कॉलन 2, तो इस बार क्या असाइन होगा, ये चूंकि क्या है फॉल्स, तो फॉल्स होने का मतलब हमको ये वाला वैल्यू रिटर्न मिलेगा, तो ये रिटर्न स्टोर होगा, यानी कि v में क्या स्टोर होगा 2, ठीक है। तो ये था हमारा असाइनमेंट और टर्नरी ऑपरेटर्स। इसमें कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या है, तो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, यानी कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो ऑपरेटर्स थे उन्हीं के साथ इक्वल टू लगा होगा। ये कैसे काम कर रहे हैं, हमने a इज इक्वल टू 5 लिखा और हमने लिखा a प्लस इज इक्वल टू 2, तो ये क्या करेगा, a का वैल्यू पिक किया, इधर से वैल्यू पिक किया, इन दोनों के बीच में प्लस किया, 7 हुआ और इसको वापस a में ही स्टोर कर दिया, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसके बाद a का वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो 7। तो इसी तरह ये भी करेगा, इधर का वैल्यू हमने लिखा a माइनस इज इक्वल टू 2, तो ये a का वैल्यू पिक करेगा, a का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 3, और उसको वापस a में स्टोर कर रहा है, यानी a का वैल्यू 3। तो इसी तरह बाकी के टर्म्स भी काम करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस क्या है, तो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस है कि कौन सा ऑपरेटर पहले वर्क करता है। अगर हमारे पास कोई एक बड़ा सा इक्वेशन है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जैसे हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं बोर्ड मास का रूल कि कौन सा ऑपरेटर पहले होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में परफॉर्म करेगा टास्क, है ना। तो उसी तरह हमारे पास जावा में भी क्या है, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस है, कौन सा ऑपरेटर्स पहले और कौन सा ऑपरेटर्स बाद में। आप यहाँ देखिएगा, आपके पास पूरा एक टेबल गिवन है आपके बुक में, आप उस टेबल को ध्यान से देखिएगा तो उसमें सारा बताया हुआ है कि कौन सा पहले ऑपरेटर काम करे। सबसे पहले हमारा ये कर्ली ब्रेस काम करे, यहाँ कर्ली ब्रेस है, अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहा है बट ये कर्ली ब्रेस है, फिर फंक्शन ब्रैकेट है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रेस, फिर फंक्शन ब्रैकेट, फिर अगर प्लस माइनस माइनस नॉट और आपका इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर यूज हो रहा है तो सबसे पहले इसमें राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा इधर से, तो सबसे पहले ये ऑपरेटर काम करेगा, फिर नॉट ऑपरेटर, फिर माइनस माइनस, यानी प्लस प्लस का प्रेसिडेंस लो है, ठीक है। इसी तरह हमारा इसके बाद न्यू ऑपरेटर, फिर इन तीनों ऑपरेटर में कौन सा पहले, तो लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले स्टार, फिर स्लैश, फिर परसेंटेज यानी मोड, है ना। यहाँ पर भी लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर यही बता रहा है कि कौन सा पहले काम करेगा, और सबसे पहले ये, फिर ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म, है ना, एक एक करके ये करेगा। सबसे लास्ट में मतलब सबसे लोअर प्रेसिडेंस होता है इन ऑपरेटर्स का, ठीक है। और इन ऑपरेटर्स में भी सबसे लोअर प्रेसिडेंस है इस ऑपरेटर का, यानी कि सबसे लोअर प्रेसिडेंस है ये हमारा ये वाला ऑपरेटर। तो ये प्रेसिडेंस है कि किसी भी किसी भी इक्वेशन में हमने अगर यूज किया है तो कौन सा ऑपरेटर पहले वर्क करेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में, उस चीज को ये डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ सब कुछ दिया हुआ, आप इसको देखकर एक बार समझ लीजिए कौन सा ऑपरेटर्स पहले होता है और कौन सा ऑपरेटर्स बाद में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इनपुट इन जावा से शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।